वो है जो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसमें भी कोशिश वही करेंगे, साथ साथ चीजों को समझ के याद करते जाइए। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए किसके बारे में, साइंस के बारे में, कि साइंस क्या है, ठीक है, तो बचपन से जब भी अपन पढ़ते हैं तो स्टार्ट यहीं से होता है कि साइंस क्या होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो क्या होता है साइंस, कुछ है पता? साइंस को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? तो कहता है कि साइंस बेसिकली क्या है, एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है। क्या है साइंस? एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज जो आपका ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, किसके मदद से आता है? तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के मदद से, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ये चीज समझ में आ गई? तो साइंस क्या है? एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज जो कैसे गेन किया जाता है मैनकाइंड के लिए, तो थ्रू द ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। क्लियर हो गया ये चीज? समझ में आया आपको क्या? तो क्या होता है साइंस? एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज कैसे गेन करते हैं? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से, ठीक है। अब साइंस के आपके अलग अलग क्या होते हैं? ब्रांचेस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। उसी में से एक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? केमिस्ट्री के बारे में। तो कहता है कि केमिस्ट्री क्या है? तो कहता है कि केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर होता है। क्या होता है केमिस्ट्री आपके पास? हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मैटर के बारे में। मैटर के कंपोजिशन के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, या फिर उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, उनके कंपोजिशन में, एनर्जी में। अलग अलग जब भी केमिकल रिएक्शंस होता है, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस आता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। वर्ड समझ में आ गया? तो किसका स्टडी कर रहे हैं हम लोग? मैटर, उसका कंपोजिशन, उसका प्रॉपर्टीज, उसके चेंजेस, ठीक है। उसके अलावा उसके कंपोजिशन में क्या चेंज आएगा जब हम लोग वहां पे एनर्जी वगैरह को चेंज करेंगे, या अलग अलग प्रोसेसेस में क्या चेंजेस आता है, उसका पूरा स्टडी किसमें हम लोग करते हैं? केमिस्ट्री में। दोनों चीज क्लियर हो गया? साइंस क्लियर, केमिस्ट्री क्लियर, ठीक है। अब आता है आपके पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। क्या आता है? ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। की केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे क्या होता है? ब्रांचेस होता है। इसमें जैसे सबसे पहले आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री आती है? इनऑर्गेनिक, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो जितने भी कंपाउंड्स आपके होते हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स के, सिवाय हाइड्रोकार्बन के। किसके? हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिएगा ऊपर में, ठीक है, कि अगर हम लोग सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सिवाय किसके? हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स के, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद हो जाएगा ये? फिर दूसरा ब्रांच अगर हम लोग चलें तो वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो इनऑर्गेनिक में बच गया, क्या बचा? हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है, उसकी जो स्टडी होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर एक और ब्रांच होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं? तो अभी तक तो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन ये कंपाउंड्स कैसे बनेगा, किस रेट से बनेगा, किन चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है,
उनकी जो स्टडी होती है, ठीक है, उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। यानी जितने लॉज होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, थियरीज होगी, तो वो सब किस में पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। तो कंपाउंड्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल, लॉज और थियरीज, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री। कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके बाद आता है आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज जो अपने इंडस्ट्रीज में होता है वो क्या है? केमिस्ट्री पे ही तो होता है। कपड़ा बना रहे हैं, चीनी बना रहे हैं, आयरन को जो है प्यूरिफाई कर रहे हैं, स्टील बना रहे हैं, सब में किसका यूज हो रहा है? केमिस्ट्री का यूज हो रहा है। तो उसमें जो भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, जब आगे आप पढ़िएगा, ठीक है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, ठीक है, कि नए नए चीजों को कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप केमिस्ट्री लेके पढ़ते हैं तो आपको आईओसी में आराम से जॉब मिल जाता है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट जो है ग्रेजुएशन के बाद जो है अ, उनमें जो है 1 साल 2 साल का ट्रेनिंग होता है और उसके बाद जॉब हो जाती है। बंद कर दिया? तो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। मैं 6 महीना के बाद तो एग्जाम लेता ही, पहले भी लेता था, 1 साल पढ़ाता था, उसके बाद जो एग्जाम लेता था तब उसको परमानेंट करता था। अ, उसके बाद एक हो समझ में आ रही है बातें। इसके बाद आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या आता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। जहां पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस दिया हुआ है, ठीक है, अब उस सब्सटेंस में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो एलिमेंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, इन सब की अगर हम लोग स्टडी करें तो उसको क्या कहा जाता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। वर्ड समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे वाटर है, अब वाटर देख के तो अपने को नहीं लग रहा है क्या है इसमें, तो इसमें हम लोग देखेंगे H2O है, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का एक एटम्स है, ये मिल करके क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। तो यही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर हम लोग करें तो उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री हम लोग कहते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर आता है आपके पास बायोकेमिस्ट्री, यानी हमारा जो ह्यूमन बॉडी है या प्लांट के बॉडीज हैं, यानी लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग थिंग्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जो भी केमिकल चेंज होता है, चाहे फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपना ग्लूकोज बनाए या फिर हम लोग मेटाबॉलिज्म में अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं, तो इन सब की जो स्टडी होती है वो किसमें हम लोग करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री होता है कि जितने भी फिजन रिएक्शन होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है, एटम बम बनता है, हाइड्रोजन बम बनता है, ठीक है, इन सब का जो स्टडी होता है वो किसमें अपन करते हैं? तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। तो ये अलग अलग क्या है आपके पास? ब्रांचेस हैं किसके? केमिस्ट्री के। कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ में आ गई बातें? तो पहला क्वेश्चन लिखिए आज का। व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? दूसरा लिखे, व्हाट इज केमिस्ट्री? एक्सप्लेन इट्स ब्रांचेस। है कि साइंस क्या होता है, तो अपन पढ़ ही लिए, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से जो नॉलेज गेन होता है उसी को क्या कहते हैं? साइंस। मैटर के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाता है आपके पास? केमिस्ट्री, ठीक है। और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इंडस्ट्रियल, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये सारे अलग अलग आपके केमिस्ट्री के क्या होते हैं? ब्रांचेस होते हैं। क्लियर हो गया? है समझ में? पक्का? नहीं आए तो पूछेगा, ठीक है, कहे कैसे, एकदम बेसिक्स है, यहीं से ये चीजें अगर गड़बड़ होती है तो फिर आगे वो भारी भरकम होता चला जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, क्या पढ़ेंगे?
इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो कहता है कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है वो किस में आपके पास आता है, तो मेडिसिन। ठीक है, कि आज के दिन में हार्डली कोई लोग होते हैं, ठीक है, जो कहें कि हम मेडिसिन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ भी होता है, सर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, ठीक है, कुछ भी हुआ, तुरंत जो है चारों दवाई लोग खा लेते हैं। ठीक है, बुखार लगा, चले गए डॉक्टर के पास, एक छिटका दवाई दे दिया। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, तो कहता है कि जो डिजीजेस हैं उसको इरेडिकेट करने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और दिन प्रतिदिन बीमारियां भी क्या हो रही है, बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कैंसर थेरेपी के लिए हम लोग कौन सी बीमार दवाई का यूज करते हैं, तो कहता है टैक्सोल और सिस्प्लैटिन। ठीक है, ये नाम ध्यान रखेंगे अपन। ठीक है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि कैंसर थेरेपी में कौन सी मेडिसिन का यूज हम लोग करते हैं, तो दैट इज द टैक्सोल और सिस्प्लैटिन का यूज करते हैं। कीमोथेरेपी अलग होता है, ये सब है प्रिवेंटरी स्टेज में रहता है, शुरुआती स्टेज में। अब आता है जैसे एड्स। ठीक है, अगर एड्स की बीमारी होती है तो उसमें कौन सी बीमार दवाई का यूज किया जाता है, तो एजिटो थाइमाइडाइन। ठीक है, तो मेडिकल पढ़िएगा तो ये सब तो शुरुआत है। ठीक है, जो भी मेडिकल करने की सोच रहे हैं इससे प्रैक्टिस शुरू कीजिए। ठीक है, अलग अलग भयंकर भयंकर नाम याद करने का। ठीक है, थोड़ा टफ होता है मेडिकल जो है, इसमें मेहनत थोड़ा ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, तो लोगों को लगता है इससे अच्छा तो यूपीएससी कर लेते। हाँ, तो इतना मेहनत उसमें करना पड़ रहा है। तो कहता है आपके पास प्रोफाइलेटिक्स। ठीक है, अगला क्या है, प्रोफाइलेटिक्स का क्या मतलब है, तो कहता है प्रोफाइलेटिक्स बेसिकली डिजीज प्रिवेंटिंग स्क्रीन, यानी कि बचाव होता है, ये प्रिवेंशन होती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जैसे वैक्सीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वैक्सीन। तो वो सब किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो प्रोफाइलेटिक्स के अंदर। वर्ड समझ में आ रहा है। एनाल्जेसिक, ठीक है, पेन रिलीफ। ठीक है, सर दर्द कर रहा है, दांत दर्द कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या यूज करते हैं अपन, एनाल्जेसिक्स। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछे पेन किलर को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, एनाल्जेसिक कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोगों को बीमारी होती है कि नींद नहीं आता है। ठीक है, कुछ लोगों को होती है बहुत ज्यादा नींद आता है। ठीक है, और कुछ होता है कि रात भर जो है परेशान है, नींद ही नहीं आ रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं कि नींद नहीं आ रहा है भाई। ठीक है, तो उनको जो दवाई दी जाती है उसको एक तो हाइप्नोटिक भी हम लोग कहते हैं और एक एनेस्थेटिक्स कहते हैं। ठीक है, कि खा लीजिए मस्त सो जाइए। ठीक है, मूवीज वगैरह में दिखाता है एक मुट्ठी लेके खा गए मर गए। ठीक है, नहीं दिखाते रहता है। हाँ। हाँ, तो जो है स्लीप इंड्यूसिंग होता है एनेस्थेटिक्स। एंटीसेप्टिक्स होते हैं, घाव वगैरह हो गया, कटवट लग गया, जल गया, तो वहां पे एंटीसेप्टिक्स का यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होता है, तो घर में जो अपन फिनॉल फिनाइल वगैरह का पोछा लगाते हैं। ठीक है, यानी कि एंटीसेप्टिक्स जो होता है ना वो लिविंग सेल पे यूज करते हैं या लिविंग टिश्यूज पे यूज करते हैं। ठीक है, कि जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए। और डिसइंफेक्टेंट्स जो होता है जो अपन फ्लोर क्लीनिंग में यूज करते हैं, वॉल क्लीनिंग में यूज करते हैं, किसी भी चीज को साफ करना है तो उसमें किसका यूज किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट्स का। ठीक है, जर्मिसाइड्स, नाम से ही पता चल रहा है जर्म को मारने के लिए जर्मिसाइड होगा। एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये जो है अपने आप में एक जो है रहस्यमय चीज है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, कोई भी बीमारी हो डॉक्टर चारों एंटीबायोटिक्स लिख के दे देता है। ठीक है, कि लो भैया खाते जाओ। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स एक तरह का जो है मेडिसिन है जो आपके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है चीजों को इरेडिकेट करने में। ठीक है, वैसा अपना इसका कोई खास रोल नहीं होता है। ठीक है, ट्रांकिलाइजर्स, ये तो मस्त जो पागलपन के टाइप से दौरे से गुजरते हैं। ठीक है, पागलपन का इलाज होता है कैसे, ट्रांकिलाइजर से। ठीक है, आ, झटका तो बात का चीज है ना, पागल खानाओं में देखा ले जाके घर में बैठा कुर्सी पे तो
बात समझ में आई? हाँ, तो दैट इज फॉर द मेंटल डिजीजेस और डिसऑर्डर्स के लिए किसका यूज किया जाता है? ट्रांक्विलाइजर्स का। ठीक है। फिर आता है सिंथेटिक विटामिन। अब बहुत कमजोर बच्चा हो गया, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि हाँ भैया विटामिन खाइए, टॉनिक लीजिए, एनर्जी जो है आएगा। ठीक है, तो वो सारे भी क्या है, एक्चुअली में केमिकल्स हैं, और वही केमिकल्स बनाना जो है आपका केमिस्ट्री में आपको समझाया जाता है कि कैसे केमिकल्स के साथ लोग काम करते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग इंडस्ट्रीज की बात करें तो केमिस्ट्री का एक एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज में सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, पेंट, वर्नेसेस, जो आपका पॉलिश होता है लकड़ी वगैरह पे करते हैं अपन, इनेमल्स, ठीक है, डाइज, सीमेंट, ग्लास, सेरामिक्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी केमिस्ट्री इसमें काफी ज्यादा यूज होती है। उसके बाद एग्रीकल्चर के सेक्टर में अगर हम लोग चले जाएं तो जो है आज के डेट में बहुत कम चीजें ऐसी होती है जो कि कहते तो कि हाँ भाई हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है। आजकल एक ट्रेंड में चला हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब कोई फर्टिलाइजर हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई पेस्टिसाइड हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई इंसेक्टिसाइड हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, कि भाई हम बिना केमिकल्स के खाने को क्या कर रहे हैं, उपजा रहे हैं। लेकिन हम्म होता ही है कम, इसी चक्कर में तो श्रीलंका में क्राइसिस आ गया। ठीक है, तो हम लोग एग्रीकल्चर में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो उस ग्रीन रिवॉल्यूशन में बेसिक जो यूज होता था, वो जो प्रोडक्टिविटी अपने बढ़ी, वो किसके वजह से? केमिकल फर्टिलाइजर के वजह से। ठीक है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, अपने भी यहाँ पे फर्टिलाइजर खुला हुआ है। ठीक है। देखें फर्टिलाइजर, यहाँ से जब जाइएगा, ठीक है, 0 माइल तरफ, ठीक है, मोकामा सिमरिया तरफ, सिमरिया से पहले जो है फर्टिलाइजर है, बंद हो गया था, फिर जो है मोदी जी खुलवा दिए हैं उसको। ठीक है, तो जो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज होती है, काफी फर्टिलाइजर बनता है। ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, कीड़े को मारने के लिए, जैसे डीडीटी, गैमेक्सेन, मिथॉक्सिक्लोड, ये सारे क्या हैं? आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं। फिर खाने के लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। कोई भी जूस आप ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए, चॉकलेट ले लीजिए, उसमें देखिए लिखा हुआ रहेगा प्रिजर्वेटिव्स एडेड। ठीक है। नहीं तो अपन भी जानते हैं, रोटी बना के सुबह रखते हैं, शाम तक तो खराब होने लगता है। बिस्कुट जो है 2-2 साल कैसे चल जाएगा, ठीक है, बिना प्रिजर्वेटिव के। नॉर्मल ऑरेंज का जूस अगर अपन निकालते हैं घर में, शाम तक तो खट्टा इतना हो जाता है कि फिर जो है अजीब सा लगने लगता है। और यहाँ पे रियल वाला जूस 6-6 महीना चल रहा है, मतलब कुछ तो उसमें ऐड किए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पक्का? नहीं आ रहा है? ठीक है, सोडियम बेंजोएट होता है, सोडियम मेटाबिस सल्फेट होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, इन सबको हम लोग प्रिजर्वेटिव्स के रूप में क्या करते हैं? यूज करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब कहता है कंफर्ट, कन्वीनियंस, प्लेजर, ठीक है, इन सब के लिए भी केमिस्ट्री का यूज करते हैं, एसी वेसी बना लेते हैं हम लोग। केमिस्ट्री से एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है, कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होता है उससे अपन एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ढेर सारे आपके एप्लीकेशंस होते हैं अलग अलग फील्ड में। तो थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिए आज का। राइट डाउन इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। 3-4 पॉइंट कम से कम याद रख लीजिएगा। तो ये क्या हो गया आपके पास? केमिस्ट्री क्या होता है, ब्रांचेस क्या होता है, और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। इस पेज में देखिए, कोई डाउट जैसा लग रहा है? आगे बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मैटर के बारे में। किसके बारे में? मैटर। तो कहता है बचपन से क्लास 9th से आप पढ़ते आ रहे हैं किसके बारे में? मैटर के बारे में। ठीक है। हाँ, क्या बोलिए? हाँ, केमिस्ट्री की शुरुआत ही होता है मैटर से। ठीक है, साइंस में जब भी आपका तो जो है आपके पास साइंस की शुरुआत ही कहाँ से होती है? आपके पास मैटर से। ठीक है, तो कहता है एनीथिंग, कुछ भी जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, क्या करता हो? स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जिसके पास कुछ
मास हो, यानी possesses the mass, ठीक है। ऑफर रेसिस्टेंसेस, ठीक है, कि यानी कि कुछ ना कुछ अपना उनके पास क्या हो, रेसिस्टेंस हो, इनर्शिया हो, जो आपको अपोज करे, ठीक है। और कोई भी अपने सेंस के मदद से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर, क्या कहते हैं। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कहता है आपके पास जैसे एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैसेस। इसके अलावा दो और स्टेजेस आपके पास होता है, ठीक है। एक होता है प्लाज्मा स्टेट, क्या होता है आपके पास, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। और एक होता है कंडेंसेट, क्या होता है, कंडेंसेट, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये कुल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है। पिछले साल एक और स्टेट खोजा गया है, ठीक है। अ, तो अपने को 5 ध्यान में रखना है, किताब में 5 की ही चर्चा है। तो कहता है कि अगर हम लोग सॉलिड के बारे में बात करें तो सॉलिड क्या है, तो जिसका शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, बहुत तरह के सरफेसेस इसके अंदर होती है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। इसीलिए तो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लिक्विड में वॉल्यूम तो फिक्स है, लेकिन शेप उसका फिक्स नहीं होता है, और सरफेस भी टॉप ही सरफेस रहता है। और इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो रूम टेम्परेचर से क्या रहती है, कम, इसीलिए वो लिक्विड स्टेट में होता है। थर्ड होता है गैसेस, ना तो शेप फिक्स है, ना वॉल्यूम फिक्स है, कोई सरफेस नहीं है, और इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो रूम टेम्परेचर से क्या होती है, कम। प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, तो कहता है कि जब आप किसी भी चीज को हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट, जब हीट करेंगे तो क्या होगा। तो कहता है मान लीजिए एक एटम था आपके पास, आपने इसको हीट किया, इस एटम से क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन, क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन मूव आउट होगा। और इलेक्ट्रॉन मूव आउट होगा तो वहां पे क्या बचेगा, पॉजिटिव आयन, क्या बचेगा, पॉजिटिव आयंस। और यही पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन का जो मिक्सचर होता है वहां पे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट, क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट, जो काफी हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, काफी हाई टेम्परेचर के ऊपर। ये पॉइंट समझ में आई। और हाई टेम्परेचर पे कहाँ पे होगा, तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई कहाँ पे आपको प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलता है, तो उसका एग्जांपल याद रखेंगे अपन, स्टार। कहाँ पे देखने को मिलता है, तो स्टार के अंदर आपको क्या मिलता है, प्लाज्मा स्टेट मिलता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, कि प्लाज्मा स्टेट में जब एटम्स काफी हाई टेम्परेचर पे रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, वहां पे एक मिक्सचर मिलेगा किसका, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। एग्जाम्पल स्टार, के स्टार के अंदर प्लाज्मा स्टेट मिलता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब आता है कंडेंसेट, क्या होता है भाई, ठीक है। तो कहता है जब हम लोग को पता है कि किसी भी चीज को हम लोग कूल डाउन करेंगे, ठंडा करेंगे, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाती है, कम। ये पॉइंट समझ में आया। अब अगर एनर्जी कम होती है तो वहां पे चूंकि जो है, जब आगे अपन पढ़ेंगे, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं, और उस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। पढ़े ही होंगे 9th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक के अंदर। अब जब आप इसको ठंडा करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्या हो जाती है, स्लो। और ज्यादा ठंडा कर दिए तो और ज्यादा क्या हो गया, स्लो। और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पे इसके जो इन्फ्लुएंसेस हैं, यानी इनका जो मोशन है वो बिल्कुल रुक जाता है।
अब अपन को भी पता है अगर इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा तो एटम का एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो यानी वो जो स्टेज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेट। जब काफी 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 लो टेम्परेचर होता है उस समय एटम अपने आइडेंटिटी को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, लूज हो जाती है कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो अपने किसी समझ में से बाहर है, तो उसको कहते हैं कंडेंसेट। वर्ड समझ में आ गया तो लिख लीजिएगा, व्हेन एटम लूजेस इट्स आइडेंटिटी, कि जब एटम अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, कंडेंसेट। और ये कब होगा, जब बहुत बहुत लो टेम्परेचर होता है तब। ये चीज समझ में आ गई। अब आता है कि अपने पास क्या है कि जो चेंज ऑफ मैटर होता है वो आपके पास अलग अलग तरीके से होता है। जैसे सॉलिड को गर्म कर दिए तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, मेल्टिंग कहते हैं उसको। लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इवापोरेशन। गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज द कंडेंसेशन। लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज द फ्रीजिंग। सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सब्लिमेशन। गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, डिपोजिशन। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, फेनोमेनन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज मैटर, एक्सप्लेन इट्स टाइप विथ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, explain various phenomenon used to change state of matter। phenomenon मतलब मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, ये सारे टर्म्स। ठीक है, change the state of matter। आगे समझ में, आगे बढ़े, आपको आया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए, अब कहता है अगर हम लोग केमिस्ट्री के हिसाब से चलें और केमिकल क्लासिफिकेशन करता है, क्या करता है हम लोग, केमिकल क्लासिफिकेशन, तो अपने पास दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। कितने तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, दो तरह के। एक होता है प्योर सब्सटेंस, क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। और एक होता है मिक्सचर, क्या होता है, मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में दो चीजें होती है, एक एलिमेंट होता है और दूसरा क्या होता है, कंपाउंड। क्या होता है, कंपाउंड। किसने किया था, लेवोजियर ने। किसने किया था, लेवोजियर ने इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करी थी। अगर हम लोग मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, क्या क्या होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, बचपन में ये सब के बारे में। अब आता है अगर हमसे पूछा जाए कि एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, किसके बारे में, एलिमेंट के बारे में, तो कहता है कि कोई भी प्योर सब्सटेंसेस जिसको हम लोग और ज्यादा स्मॉलर फॉर्म में डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या किसी और सिंपलर सब्सटेंसेस से किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से उसको नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एलिमेंट। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन तो क्या है कि अब उसको और ज्यादा किसी फॉर्म में अपन ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या किसी और चीजों को मिला करके हाइड्रोजन नहीं बना सकते हैं, ठीक है,
तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस जिसको ना तो आप क्या कर सकते हो, डिकम्पोज कर सकते हो, ना ही उसको किसी सिंपलर सब्सटेंसेस से आप बना सकते हो। ठीक है, किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एलिमेंट। वर्ड समझ में आ गया, एलिमेंट समझने में कोई दिक्कत? यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट इस तरह का प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से क्या होता है, बना हुआ होता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन है तो उसमें सारे क्या होंगे, हाइड्रोजन है। आयरन है तो उसमें सारे क्या होंगे, आयरन है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। इसको भी हम लोगों ने क्लासिफाई कर रखा है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। इसमें क्लासिफाई किया है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल जनरली सॉलिड होता है, हार्ड होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, लस्चरस होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हैं। ठीक है, कॉपर, आयरन, सिल्वर, ये सारे क्या हैं, आपके मेटल्स। लिक्विड की बात करें तो एक ही बेचारा मेटल है जो लिक्विड है, वो कौन सा है, मर्क्यूरी। कौन सा है, मरकरी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। नॉन मेटल्स की बात करें तो जो मेटल का अपोजिट प्रॉपर्टीज का होगा उसको क्या कह देंगे अपन, नॉन मेटल। यानी ये नॉन लस्टरस होता है, ब्रिटल होता है, क्या आप हथौड़ा मारिए और ये टुकड़े टुकड़े क्या होगा, बट जाएगा। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में एक एक्सेप्शन इसमें भी आएगा आपके पास, ग्रेफाइट। ठीक है, कि ग्रेफाइट एक्चुअली में कार्बन है जो कि एक नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बाकी नॉन मेटल में लिक्विड की अगर हम लोग बात करें तो ब्रोमीन, रेड कलर का एक लिक्विड होता है आपका ब्रोमीन। बाकी या तो सॉलिड होता है या फिर क्या होता है, गैसेस होते हैं। ठीक है, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन। एक और कैटेगरी है यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं मेटेलॉइड्स। क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स। तो कहता है मेटेलॉइड्स बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपके मेटल और नॉन मेटल दोनों के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, अपने पास रखता है। चाहे वो आर्सेनिक हो, टिन हो, बिस्मथ हो, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, मेटेलॉइड्स के। किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, मेटेलॉइड्स। ठीक है, तो ये हो गया एलिमेंट प्योर फॉर्म है। कंपाउंड भी प्योर ही होता है। ठीक है, तो कंपाउंड क्या है भाई, तो कहता है प्योर सब्सटेंस जिसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। किसमें डिकम्पोज करता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में, बाय सम सुटेबल केमिकल मेथड। तोड़ सकते हैं, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम अलग, क्लोरीन अलग। तो जिसको हम लोग सुटेबल केमिकल मेथड से क्या करें, डिकम्पोज कर दें। ठीक है, उस मेथड, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं अपन, कंपाउंड। क्या कहते हैं, कंपाउंड। ये चीज समझ में आई। यानी कि दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स के कंबाइन कॉम्बिनेशन के वजह से आपका किस चीज का फॉर्मेशन होता है, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे वाटर है तो H2O 1:8 का मास का रेशियो इसका होता है। कंपाउंड्स भी आपके पास अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एसेंशियल कंपोनेंट है वो क्या है, आपका कार्बन और हाइड्रोजन। ये दोनों तो होगा ही होगा। हाँ, वही अपन पढ़े भी थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या था, हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो सारे कंपाउंड्स आते हैं जो नॉन लिविंग थिंग से आपको मिलते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के अलावा जो भी चीजें आपके पास है वो सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, समझ में आई बात है। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एलिमेंट।
एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। नेक्स्ट लिख लीजिए, व्हाट इज कंपाउंड, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। चलिए एक बार इस पेज को पढ़ के देखिए, कोई डाउट जैसा लग रहा है